हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर में देखो आप लोगों को मैंने बता दिया उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, कौन सा बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं और लिगेंड की उसमें दंतुकता के आधार पर कितने प्रकार के लिगेंड बता गए। 2-3 प्रकार के विशेष प्रकार के लिगेंड थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद उनके नामकरण के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में मैं फिर से थोड़ा सा एक बार रिव्यू करवा रही हूँ कि कितना हम लोगों ने पढ़ लिया अब तक, और उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट आया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप शुरू के 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो को अच्छे से सिर्फ सुनना है। ठीक है, अच्छे से सुनना क्या बताया गया है, क्योंकि देखो आगे अगर अभी का क्लियर नहीं हुआ तो आगे चैप्टर क्लियर नहीं होगा। नेमिंग पढ़ानी है तो उसमें पहले ये सब चीजें आएंगी, इसलिए अच्छे से सुनना पहले। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, अगर लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में, यानी जिसमें से लुईस बेस देता है लुईस एसिड लेता है, ये एक चीज क्लियर थी। इनके बीच में बॉन्ड कौन सा था, उपसहसंयोजक यौगिक बॉन्ड था, उपसहसंयोजक बंध था। और किस किस के बीच में होता है, एक लुईस बेस की भांति व्यवहार करता है, एक लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। हम लोगों ने 3-4 टर्म्स पढ़े थे। पहला पढ़ा था केंद्रीय धातु। तो केंद्रीय धातु के बारे में हमने क्या पढ़ा कि केंद्रीय धातु क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेती है, यानी किसकी तरह व्यवहार करती है, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ग्राही। ठीक है, इनके पास में रिक्त इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कक्षक होने चाहिए। ओके, दूसरे जो चीज पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी लिगेंड। लिगेंड का मैंने आपको बताया था कि लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। इसलिए ये लिगेंड्स किसकी भांति व्यवहार करते हैं, लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दाता। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ, ये चीज हुई। अब हमने लिगेंड का बाद में वर्गीकरण पढ़ा था कि लिगेंड का वर्गीकरण कैसे होता है। तो देखो लिगेंड के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कितने उसमें दाता परमाणु है, इस आधार पर अगर एक दाता परमाणु है तो एक दंतुक, 2 दाता परमाणु है तो द्विदंतुक, 3 दाता परमाणु है तो त्रिदंतुक, फिर चतुर्दंतुक, फिर 5वां पंचदंतुक और 6ठा दंतुक। अब देखो मैंने आपको बताया एक दंतुक के बारे में, उसमें हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने कि वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन। एक हमने बताया था पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एक हमने पढ़ा था नेगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रल के अंदर H2O, NH3 और pyridine, ठीक है, ये सारे हमने पढ़े। पॉजिटिवली चार्ज के अंदर क्या पढ़ा था, NO, NH3, NH2 पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज के अंदर पूरी एक टेबल बनवाई थी। वो टेबल भी आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि वो टेबल याद करोगे तभी आपको चार्जेस याद हो पाएंगे। अदरवाइज आपको चार्जेस नहीं पता होंगे तो आप आगे फॉर्मूले में रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज बता दिए थे। एक दंतुक लिगेंड्स में हम लोगों ने सारे पढ़ लिए थे, पूरी एक टेबल बताई थी आपको। द्विदंतुक लिगेंड्स के बारे में, द्विदंतुक में मैंने आपको 3 बताए थे। एक बताया इथिलीन डायमीन, दूसरा आपको बताया था ऑक्सलेटो और तीसरा बताया था आपको ग्लाइसिनेटो। ठीक है, इथिलीन डायमीन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ऑक्सलेटो पे -2 चार्ज होता है, ग्लाइसिनेटो पे -1। ये भी बताया था कि इथिलीन डायमीन और ऑक्सलेटो की आधी स्ट्रक्चर को मिला के ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर बनती है, शॉर्ट में याद करने के लिए। ठीक है, फिर त्रिदंतुक के बारे में। अच्छा, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक, इनमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अभी तक तो पूछा नहीं गया कि त्रिदंतुक लिगेंड आपको दिया गया हो। बस आपको एक बार इसके बारे में जरूर पूछा हुआ है, EDTA के बारे में। ठीक है, तो त्रिदंतुक और चतुर्दंतुक जो आपको एग्जाम कॉपी में आपको मिला है वो आप लोग उसको लिख लीजिए, नाम याद कर लेना कि इसमें त्रिदंतुक में कौन सा आता है, त्रिदंतुक में कौन सा आएगा, चतुर्दंतुक में कौन सा है, बस इतना ही याद रखना आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर पे भी नहीं जाना। उसके बाद पंचदंतुक और षटदंतुक की बात आती है। देखो अगर EDTA -3 है तो ये कौन से में आ जाएगा, पंचदंतुक में। और मैंने आपको बताया था EDTA -4 है तो आपको आएगा षटदंतुक में। यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हुई थी कि EDTA का चक्कर क्या है। ठीक है, तो देखो EDTA की स्ट्रक्चर कैसे हम लोग 4 और 5 का पता चला वो देखते हैं।
ईडीटी की संरचना, ईडीटी का पूरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, इथिलीन डायमीन ट्राइएसिटिक एसिड। अगर देखो, अगर -3 है तो ट्राई एसिटेट हो जाएगा, और -4 है तो टेट्रा एसिटेट हो जाएगा। तो इथिलीन डायमीन क्या नाम है, इथिलीन डायमीन। एक बार हम लोग -3 वाला देखते हैं, तो ट्राई लगाती हूं मैं, ट्राई एसिटेटो। एसिटिक अम्ल भी लिख सकते हो, लेकिन -4 लग जाता है, इसलिए एसिटेटो लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथिलीन की मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही स्टार्टिंग में, जब हमने इथिलीन डायमीन पढ़ा तब भी लिखा था CH2 उसके बाद डायमीन, डायमीन है यानी कि यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, NH2। ये स्ट्रक्चर तो आपने पहले ही पढ़ी है। अब देखो इसके अंदर क्या लगा, आगे क्या लगाना हमें, एसिटेटो। एसिटेट ग्रुप क्या होता है, CH3, एसिटिक अम्ल यही होता है ना, CH3COH, है ना, एसिटेटो हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ओके, तो CH3CO नेगेटिव हमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन हटाएंगे। ठीक है, तो एक आपका क्या जुड़ जाएगा, CH2, क्योंकि देखो अगर CH3 तो जोड़ नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या जोड़ेंगे, CH2 COO नेगेटिव। ठीक है, फिर ट्राई एसिटेटो है तो एक और जोड़ेंगे, एक जुड़ा, फिर एक और हाइड्रोजन को हटा के एक और जोड़ दिया। ओके, 2 ही हुए अभी भी, तो हम लोग एक इधर का और जोड़ देते हैं, CH2 COO नेगेटिव। या आपको देखो कॉपी में ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, C+O नेगेटिव, सेम ही बात हो जाती है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इथिलीन हो गया, डायमीन 2 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, और ट्राई है क्योंकि 1 2 3 है, ट्राई एसिटेटो, ये एसिटेटो ग्रुप हो गए आपके। ओके, अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इनकी दंतुकता देखने की, इसके अंदर धातु परमाणु कितने हैं, कितने ये लिगेंड्स को, मतलब ये लिगेंड्स कितने मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ये देखना आपको। अब देखो एक हमें पता है कि यहाँ से नाइट्रोजन देता है, तो 1, ठीक है, फिर दूसरा नाइट्रोजन ये देगा 2 हो गए। फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज है तो 1 ये दे देगा, 1 ये दे देगा 4, और 1 ये दे देगा 5। तो बताओ कुल में कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल रखा है, पंचदंतुक, कि इसके अंदर डोनर एटम कितने हैं, 5। ओके, उसके बाद EDTA -4, EDTA -4 के अंदर क्या आ जाएंगे भाई, इसके अंदर हम लोग का नाम कितना सा चेंज हुआ कि इस ट्राई की जगह क्या लग जाएगा, टेट्रा। ट्राई की जगह क्या लग जाएगा, टेट्रा, क्योंकि 4 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टेट्रा, तो ट्राई की जगह लग जाएगा आपका टेट्रा। अब देखना इसमें स्ट्रक्चर में चेंज क्या होगा, आप लोग खुद सोच सकते हो। 3 में हम लोगों ने यहाँ पे ना हाइड्रोजन में गड़बड़ करके जोड़ दिया, तो चौथा भी हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, CH2 C+O नेगेटिव। ठीक है, अब एक ये दे देगा तो क्या हो जाएगा, 6। 5 तो हमारे पहले से थे, एक ऑक्सीजन और देने वाला आ गया तो 6, तो इसलिए ये किसके अंदर आ जाता है, षड्दंतों के अंदर। आई होप अब समझ आ गया होगा कि EDTA का क्या चक्कर था। ओके, तो EDTA आपको समझ आ गया कि EDTA अगर -3 दिया हो तो पंचदंतुकता लिखनी है, और EDTA अगर -4 दिया हो तो षड्दंतुकता के बारे में लिखना है कि ये षड्दंतुक लिगेंड होगा। ओके, आपको यही पूछा जाएगा कि इनकी दंतुकता कितनी होती है, और हो सकता है अगर एग्जाम में वैसे भी आ जाए जुड़ा हुआ तो EDTA को याद रख लेना, बस EDTA का क्या था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने लिगेंड्स इसमें पढ़ लिए थे। फिर हम लोगों ने 2-3 विशेष प्रकार के लिगेंड पढ़े थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था उभयदंतिक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं। ठीक है, दाता परमाणु कितने होते हैं, 2, लेकिन याद रखना है एक बार में एक ही साइड से जुड़ेगा, वरना तो द्विदंतुक में ही चला जाएगा। अगर दोनों साइड से एक साथ जुड़ जाएगा तो द्विदंतुक में चला जाएगा। याद क्या रखना है कि ऐसे लिगेंड जिसके अंदर 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में एक से ही जुड़ पाता है। क्लियर हो रहा है, मैंने बोला है अभी स्टार्टिंग की वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो पहले पढ़ाया गया उसका रिवाइज है, तो अच्छे से सिर्फ और सिर्फ सुनना है। ठीक है, जो चीज नहीं है, क्योंकि दिमाग में अभी उठाओगे आगे सब चीजें यही रिपीट हो जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएगा, एक समझ नहीं आई तो इसका मतलब आगे का समझ नहीं आएगा।
स्टार्टिंग से ही वीडियो देखनी पड़ेगी। बीच में अगर आप 5वां पार्ट उठा के देख लो, चौथा पार्ट उठा के देख लो तो समझ नहीं आना है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से स्टार्टिंग से ही आपको पूरा कवर करके चलना है। मैंने स्टार्टिंग से आज दोबारा से पढ़ा दिया कि भाई क्या हमारा है, ठीक है, समझाने लायक चीजें। उसके बाद क्या बता रहे थे हम लोग, उभयतंतुक लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड में क्या याद रखना है कि दाता परमाणु 2 होंगे, लेकिन मेटल के साथ एक ही बार में एक ही लिगेंड जुड़ेगा, एक ही तरीके से। देखो कैसे, अगर साइनाइड है, Cn नेगेटिव है, मेटल के साथ जुड़ेगा तो या तो ये ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ सकता है, या फिर मेटल के साथ इस प्रकार से जुड़ता है, इस प्रकार से, यानी या तो कार्बन से इसका जुड़ सकता है या नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। तो अगर कार्बन से जुड़ा रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा साइनो, और अगर नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा तो आइसोसाइनो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी नाइट्रो वाली की, कि नाइट्रो में भी नाइट्रोजन से बाइंडिंग साइट होती है। अगर नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो नाम हो जाएगा नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो नाम हो जाएगा नाइट्रेटो। लेकिन याद रखना है, दोनों ऐसे नहीं है कि इधर से नाइट्रोजन से जुड़ गया, इधर से ऑक्सीजन से जुड़ गया, ऐसे नहीं जुड़ता। एक बार में एक ही तरफ से जुड़ सकता है, वो चाहे किधर एक तरफ से जुड़ो। अगर इधर देखो, अगर दोनों तरफ से जुड़ गया तो कौन सा नाम लिखोगे, साइनो लिखोगे, आइसोसाइनो लिखोगे, दोनों में नाम में कंफ्यूजन है ना। तो इसलिए आप लोग को जोड़ना है, अगर सी से लिखा तो साइनो, C4 साइनो, और N की तरफ से आइसोसाइनो। क्लियर हुआ। N से हुआ तो नाइट्रो, और O से हुआ तो नाइट्रिटो। क्लियर हुआ। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था कि किलेट लिगेंड क्या होते हैं। किलेट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनकी दंतुकता 1 से अधिक होती है, यानी कि या तो 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है, यानी कि जिनके पास दाता परमाणु 1 से ज्यादा होते हैं। अगर 1 से ज्यादा दाता परमाणु है तो 1 से ज्यादा दाता परमाणु क्या जुड़ेंगे, मेटल के साथ एक साथ जुड़ेंगे। अगर 1 से ज्यादा दाता परमाणु मेटल के साथ एक साथ जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक वलय बनाएंगे, और उस वलय को हमने क्या कहा था, किलेट वलय। और क्या बताया था मैंने आपको कि इस वलय के कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, पहले की तुलना में बढ़ जाता है, तो इसलिए उस प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग, किलेट प्रभाव कहते हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग होमोलैप्टिक, हेप्टरोलैप्टिक, उससे पहले समन्वय मंडल, आयनिक मंडल, वो तो समझ आ गए होंगे। समन्वय मंडल क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपका K4FeCN6, मैं ये एग्जांपल लेके चल रही थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला समन्वय मंडल, ये वाला आयनिक मंडल, यही बताया था कि ये वाला तो समन्वय मंडल हो जाएगा, ये वाला आयनिक मंडल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हेटेरोलैप्टिक और होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं। तो होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, अगर मेटल के साथ सारे लिगेंड समान जुड़े हैं, जैसे इस प्रकार से, तो सभी लिगेंड समान है, CN6 है, साइनाइड है, और ऐसे ही मैंने आपको बताया था NiCO जो 4 है, इसमें सारे लिगेंड एक जैसे है ना। अगर सभी लिगेंड एक जैसे जुड़े हैं तो कौन सा संकुल हो जाएगा, होमोलैप्टिक संकुल। अगर लिगेंड एक समान नहीं है, जैसे यहाँ पर मान लो एक तो आप क्या CN कितना आ गया 3 और 3Cl आ गया, ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए, एक साइनाइड हो गया, एक क्लोरीन हो गया, तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हेटेरोलैप्टिक संकुल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। टेबल अच्छे से याद होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि चार्जेस कितने हैं, क्योंकि आपको जब तक चार्जेस नहीं पता चलेंगे कि इसका चार्ज या आवेश जिसको बोलते हैं आवेश कितना है, तब तक आप उसका ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल सकते। तो आप लोग को क्या करना है, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। पहले की क्या चीज याद रखनी है कि जितने भी मेटल के साथ, मतलब मेटल और लिगेंड जितने भी यहाँ पे जुड़े होते हैं, इन सब के चार्जेस का योग कितना होता है, 0 होता है, ये मैंने बताया था। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल को x मान लेते हैं और जो भी इसके साथ जुड़े हैं वो वैल्यू रख के बराबर में क्या कर देते हैं, 0। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो, जैसे सपोज यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो बराबर हम लोग को क्या करना होगा, 0। लेकिन अगर आपको -4 वैल्यू दे दी गई है ऊपर कॉम्प्लेक्स पे, इस पे -4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -4 बराबर करना पड़ेगा। +4 दिया गया तो आपको प्लस बराबर में +4 करना पड़ेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने निकाल लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे नेमिंग करना, कि नेमिंग किस टाइप से की जाती है। तो नेमिंग के आपको मैं कुछ रूल्स लिखा दी थी, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट अब आज के टॉपिक पे आते हैं, पीछे का वीडियो का सारा कवर हो गया है, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ आता है
तो जहां से समझ नहीं आता वहां से वीडियो को वापस चलाओ, फिर से देखो, शुरू वाले में जाओ, फिर से देखो, अगर नहीं समझ आता है तो ठीक है। बाकी आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप वीडियो को अच्छे से देखो, क्योंकि चीजें वही है, समझाया वही सही जा रहा है, लेकिन आपको हो सकता है कि एक बार में कैचअप नहीं हो, तो फिर से वीडियो को जाओ, फिर से देखो। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि नेमिंग के अंदर कुछ रूल्स है, पहले वो रूल को अच्छे से समझना है। कौन सा? IUPAC नामकरण। पहला रूल हम लोगों ने क्या बताया? पहला रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो दो स्फीयर होते हैं, एक तो आपका हमने क्या बताया था कि एक तो आपका मंडल होता है कौन सा? आयनिक मंडल बताया था, और एक आपका बताया था सहसंयोजक, या फिर हम वो लोग बोल सकते हैं समन्वय मंडल। ठीक है, आयनिक मंडल, और एक दूसरा आपका कौन सा है? सहसंयोजक मंडल। आयनिक मंडल के अंदर हम लोगों ने बताया था वो आते हैं जो वाटर के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं, और सहसंयोजक या समन्वय मंडल के अंदर वो आते हैं जो वाटर के अंदर डिसोशिएट नहीं होते हैं। क्लियर है? अब देखो, आयनिक मंडल अगर इधर की साइड है लिखा हुआ है तो यानी ये टूट के ये समन्वय मंडल ये बन जाएगा, या फिर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकती है, सहसंयोजक पहले आ जाएगा, सहसंयोजक मंडल, और आयनिक मंडल क्या आ जाएगा इधर। ये भी मैंने बताया था। तो लगभग मोस्टली होता क्या है आप लोग याद रख लेना, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो आयनिक मंडल पहले आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, तो आयनिक मंडल लास्ट में बाद में आता है। यानी आयनिक मंडल के अंदर इतनी चीज आपको याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज में अगर टूटेगा, आयनिक मंडल वाला पॉजिटिव चार्ज में टूटेगा तो वो पहले आएगा, और नेगेटिव चार्ज में टूटेगा तो वो लास्ट में आएगा। यानी कि स्टार्टिंग वाला पॉजिटिव होता है और लास्ट वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है लास्ट में अगर है। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद देखो, पहला रूल क्या है कि इन मंडलों में सबसे पहले क्या नाम लिखा जाता है कि जो अगर आयनिक मंडल धनावेशित है तो सबसे पहले किसका, आपका पहला ही रूल लिखा गया है कि किसका नाम लिखेंगे हम लोग? धनावेश का। उसके बाद आपका समन्वय मंडल का। ठीक है, अगर यानी कि आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आयनिक मंडल धनावेश में टूटेगा, ठीक है, तो समन्वय मंडल किस में टूटेगा? माइनस में। सीधी सी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज रहते हैं, तो ये पॉजिटिव में टूट रहा है तो दूसरा किस में टूटेगा? नेगेटिव में। अगर सहसंयोजक मंडल, आयनिक मंडल हमने बोल दिया लास्ट में है, तो यानी ये माइनस में टूटेगा, तो सहसंयोजक मंडल किस में टूटेगा? प्लस में। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले धनावेशित का लिखते हैं और बाद में किसका लिखते हैं? ऋणावेशित का। इतना समझ आया? ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि जो आपका आयनिक मंडल और सहसंयोजक मंडल होता है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, उन दोनों के नाम के बीच में थोड़ा सा क्या छोड़ेंगे? स्पेस। ठीक है, तो उन दोनों के नाम के बीच में स्पेस। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है कि समन्वय जो मंडल है, समन्वय मंडल में बोल रही हूँ या फिर उप सहसंयोजक मंडल जो बोल रही हूँ, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो समन्वय मंडल या फिर बोल सकते हैं उप सहसंयोजक जो मंडल है आपका, उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि उनमें जो भी नाम लिखना है आपको, उनका नाम एक ही क्या होगा? एक लाइन में होगा, या फिर आप लोग बोलोगे कि जो भी शब्द होगा उसके ऊपर एक ही लाइन आएगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जो लिगेंड्स के नाम जो आ जाएंगे, फिर लिगेंड मेटल का नाम जो आ जाएगा, धातु का नाम भी आ जाएगा। ठीक है, तो सारा जो आ जाएगा उसके ऊपर आपको एक ही लाइन खींचनी है। ठीक है, उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। कितना समझ आ गया? इतना समझ आ गया। अब हम लोगों ने बताया था कि ये हो गया, फिर हम लोग बोल रहे थे कि अब बात आ गई किसकी? उप सहसंयोजक मंडल की। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि उप सहसंयोजक मंडल का नाम हम कैसे लिखते हैं। तो उप सहसंयोजक मंडल में आपको पता है क्या क्या होते हैं, या तो मेटल होते हैं, ठीक है, और मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं, 6, 5, 4, 3, इस प्रकार से क्या जुड़े होते हैं? लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें आपको क्या नाम लिखना है? इसके अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं? धातु का। और उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण संख्या किसमें? रोमन में।
लिगेंड अगर देखना है कि लिगेंड एक से ज्यादा है, तो अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। एक रूल और आता है कि अगर मान लो लिगेंड में, ये तो हो गया 2 डाई वाला एक्सरसाइज, अगर लिगेंड 2 से ज्यादा होंगे तो उनको किस प्रकार से लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार से हम अल्फाबेटिकल लिखते हैं उस हिसाब से उनका नाम लिखेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट रूल आपका आता है कि अगर हमारे लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ रहा है, जैसे मान लो ये है, इसका नाम क्या है बताना जरा, इसका नाम क्या है, इथिलीन डाइअमीन। बताओ इसके नाम में डाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर EN इस प्रकार से आपका हो जाए तो आप इसको क्या लिखोगे, डाइथिलीन डाइअमीन, नहीं वो तो गलत हो जाएगा। तो अगर याद रखना, अगर ध्यान से सुनना, यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज हो रहा है तो उसको, अगर वो एक से ज्यादा है तो उनको दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं। अगर वो लिगेंड, जैसे ये 2 है ना, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे बिस। क्या लगाएंगे, बिस। अगर 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्रिस। अगर 4 है तो टेट्रा किस, ठीक है। क्या लिखोगे कि अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा वगैरह है तो वो अगर एक से ज्यादा संख्या में है तो उनका कैसे लिखेंगे। तो वो अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस। इस प्रकार से इनका नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, सॉरी इसके अंदर जो धातु का, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग होता है आपका धातु का नामकरण। तो धातु का नामकरण कैसे लिखते हैं कि अगर हमारे जो धातु है, धातु पर अगर उदासीन है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तब तो उसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा, यानी जो धातु का नाम होता है वही लिखा जाएगा। या तो उदासीन है या फिर धातु कैसी है, धनायन, यानी उस कॉम्प्लेक्स पे अगर उदासीन है, कॉम्प्लेक्स उदासीन जैसे कि मान लो NiCO4, इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब इसमें निकल का नाम निकल ही लिखा जाएगा। और अगर मान लो अगर इस कॉम्प्लेक्स पे +2 हो जाए, ठीक है, तो भी निकल का नाम क्या लिखा जाएगा, निकल ही लिखा जाएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स पे अगर धनावेश है या फिर वो उदासीन है तो धातु का नाम जो है वही लिखा जाता है, समझ आया, ठीक है। उसके बाद आता है ऋणावेशित में, कि अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है ऋणावेश, जैसे हमारा पढ़ा था हमने Fe(CN6-4), अगर ऋणावेशित चार्ज है तो धातु के नाम +8, यानी निकल होगा। जैसे ये Fe है ना, तो Fe की जगह क्या लिखा जाएगा, फेरेट, ना कि फेरस नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, फेरेट। लास्ट में क्या लग जाएगा, ATE, इसको हिंदी में लिख सकते हो आप 8, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 8, ओके। रूल सारे हो गए, ठीक है। इतना आपको PDF में मिल भी चुका है, मैटर भी, उनको एक बार पढ़ना है आपको अच्छे से, क्या क्या रूल है। कल मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी, एग्जाम्पल अच्छे से, लेकिन एग्जाम्पल तभी समझ में आएंगे जब आपको पूरा पीछे का अभी तक का क्लियर होगा। तो इसलिए आज जितना भी क्लियर नहीं किया है तो उनको सबको क्लियर कीजिए, ठीक है। आपका क्लियर कर लोगे ना, उसके बाद कल से हम नेमिंग शुरू करेंगे, नाम लिखना। अभी एग्जाम्पल के अभी तो सारे रूल्स हो गए, रूल्स हमारे सारे लगभग हो गए हैं, ठीक है। लिगेंड्स में 1-2 रहा है कि लिगेंड अगर देखो, लिगेंड में भी अगर उदासीन लिगेंड होता है ना तो कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड होता तो लास्ट में O लगाते थे, कैसे, जैसे क्लोरीन होता है नेगेटिव चार्ज वाला होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोरो, O लग गया लास्ट में। ऐसे ही साइनाइड माइनस होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइनो, O लगाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो नेगेटिव वाले लिगेंड्स के लास्ट में क्या लगता है, O, ओके। और अगर पॉजिटिव होता है तो लगता है EM, पॉजिटिव होता है तो क्या लगता है, EM। तो देखो NO+ को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो होता है वैसे तो, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, नाइट्रोसोनियम, ओके। तो EM लगता है, तो ये लिगेंड का है ना। तो ये आपको इस प्रकार के रूल्स है, ये आपके रूल्स समझना अच्छे से क्या होते हैं। रूल समझने के बाद ही आपको नेमिंग समझ में आएगी। तो आज का जितना भी पढ़ाएगा उतना अच्छे से पढ़िए पहले, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेमिंग के साथ में, इतने अच्छे से पढ़िए।